नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव के मिस्टर एंड मिसेस डर्जली अपनी आम जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रहे थे। आप शायद ही उन्हें किसी अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाओं के साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो लोग इन सब बकवास चीजों में विश्वास ही नहीं रखते थे। मिस्टर डर्जली ग्रनिंग्स नाम के एक फार्म के डायरेक्टर थे, जहां ड्रिल्स बनाया जाता था। वो एक बड़े, भारी भरकम आदमी थे, जिनकी गर्दन शायद ही आप देख सकते हैं। हाँ, और उनकी बहुत मोटी मूछें थी। मिसेस डर्जली बहुत ही पतली, सुनहरे बालों वाली एक औरत थी। उनकी गर्दन दुगनी लंबी थी, जो कि उनके पड़ोसियों की लंबे समय तक गार्डन के ऊपर से जासूसी में मदद करती थी। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली। और उनकी राय में डडली से अच्छा बच्चा कोई और हो ही नहीं सकता। डर्जलिस के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक राज भी था। और उनका सबसे बड़ा डर यही था कि वो राज कभी किसी के सामने ना आए। अगर पॉटर्स के बारे में कभी किसी को पता चल गया, तो शायद वो ये सह नहीं पाएंगे। मिसेस पॉटर मिसेस डर्जली की बहन थी, लेकिन कई साल हो गए उन्हें मिले हुए। और मिसेस डर्जली बर्ताव ऐसी करती है कि मानो उनकी कोई बहन है ही नहीं, क्योंकि उनकी बहन और उनके बेकार से पति डर्जलीस से बिल्कुल उल्टे थे। डर्जलीज सोचने से भी कतराते थे कि पड़ोसी क्या कहेंगे अगर पॉटर्स अचानक उनके गली में आ दिखे। डर्जलीज को पता था कि पॉटर्स का भी एक छोटा बेटा था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कभी देखा नहीं। वो बच्चा भी एक और वजह थी उनके पॉटर्स से दूर रहने की। वो नहीं चाहते थे कि डडली ऐसे बच्चों से ज्यादा मिले जुले। जब मिस्टर एंड मिसेस डर्जली उस आम से मंगलवार को उठे, वहां से शुरू होती है हमारी कहानी। उस दिन के बादल भरे आसमान से कुछ भी ऐसा इशारा नहीं आया था जो देश भर में होने वाले अजीबोगरीब मायावी घटनाओं का आभास दे। मिस्टर डर्जली ने मुंह लटकाए अपनी सबसे बोरिंग टाई उठाई, और मिसेस डर्जली रोंदू डडली को जबरदस्ती हाई चेयर पर बिठाते हुए खुश मिजाज में गपशप कर रही थी। किसी ने भी ख्याल नहीं किया कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू खिड़की से फड़फड़ाते हुए उड़ गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्जली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, मिसेस डर्जली के गालों को चूमा, और फिर उन्होंने डडली को भी एक गुड बाय किस देने की कोशिश की, लेकिन चूक गए, क्योंकि इस वक्त डडली बहुत गुस्से में था और दीवार पर अपना खाना फेंक रहा था। बदमाश। मुस्कुराते हुए मिस्टर डर्जली ऑफिस के लिए निकल गए। वो अपने कार में बैठे और नंबर 4 की ड्राइव से निकल गए। गली से निकलते ही कोने में उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक बिल्ली मैप पढ़ती हुई। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया उन्होंने क्या देखा। पीछे मुड़कर देखा तो एक अनोखी सी बिल्ली कोने में खड़ी थी, पर कोई मैप नहीं था। ऐसा हो भी कैसे सकता है? शायद धूप के कारण कुछ अजीब दिख गया होगा। मिस्टर डर्जली ने पलक झपकाते बिल्ली को घूरा, तो बिल्ली भी उन्हें घूरने लगी। मिस्टर डर्जली गाड़ी निकालने लगे, लेकिन नजर उनकी अब भी उस बिल्ली पर गाड़ी के शीशे से टिकी हुई थी। अब वो प्रिवेट ड्राइव का साइन पढ़ रही थी। नहीं, बस देख रही थी। बिल्लियां पढ़ लिख नहीं सकती। मिस्टर डर्जली ने अपने आप को संभाला और बिल्ली को दिमाग से निकाल दिया। शहर की तरफ जाते हुए उनके दिमाग में बस एक कंपनी का बड़ा सा ऑर्डर आने का ख्याल घूम रहा था। लेकिन शहर तक पहुंचते पहुंचते किसी और बात ने उनके दिमाग में जगह ले ली थी। हर रोज की तरह जब वो आज भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उनकी नजर में आए कुछ अजीब से पोशाक पहने लोग, चूगा पहने लोग। मिस्टर ड्रेजली को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके आजकल के नौजवानों के पोशाक। उन्हें लगा कि ये शायद कोई बेवकूफी से भरा नया फैशन होगा। जैसे ही उन्होंने स्टीयरिंग व्हील घुमाई, उनकी नजर इस अजीबोगरीब झुंड पर पड़ी। वो लोग गाड़ी के बिल्कुल पास खड़े थे और बहुत ही उत्सुकता के साथ एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। मिस्टर डर्जली का पारा और भी चढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ लोग बिल्कुल भी जवान नहीं थे। एक आदमी तो उनसे भी उम्र में बड़े थे, जिन्होंने एक पन्ना हरा रंग का चोगा पहन रखा था। पर फिर उनके दिमाग में आया कि ये शायद कोई नाटक चल रहा होगा। ये लोग शायद चंदा इकट्ठा करने वाले लोग होंगे। हाँ, शायद यही हुआ होगा। ट्रैफिक खुल गया और मिस्टर डर्जली कुछ ही देर में ग्रनिंग्स के पार्किंग लॉट में आ गए, अपने दिमाग में सिर्फ काम लिए।
मिस्टर ड्रजली हमेशा 9th फ्लोर पे अपने ऑफिस के खिड़की की तरफ पीठ करके बैठा करते थे। उस दिन उनके काम में मन नहीं लग रहा था, पर उन्होंने वो उल्लू नहीं देखे जो दिन के उजाले में उड़ते हुए रास्ते पर चलते लोगों को काफी हैरान कर रहे थे। वो एक के बाद एक उल्लुओं को सिर के ऊपर से उड़ते हुए देख हैरान थे। घूर रहे थे ऊपर आसमान में, एक दूसरे को दिखा रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। पर मिस्टर ड्रजली का दिन हर रोज की तरह आम गुजर रहा था, बिल्कुल बिना उल्लुओं के। वो 5 अलग अलग लोगों पर चिल्लाए, कई जरूरी कॉल्स किए और वहां थोड़ा और चिल्लाए। दोपहर तक वो काफी खुशमिजाज में थे। लंच के वक्त उन्होंने थोड़ा घूम के आने का फैसला किया और रोड के उस पार की बेकरी से अपने लिए बन खरीदने का सोचा। वो सुबह के उन चोगा पहने लोगों के बारे में भूल ही चुके थे कि उन्हें फिर से वो लोग दिख गए बेकरी के पास। वो गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। न जाने क्यों उन्हें इन लोगों से परेशानी महसूस हो रही थी। ये झुंड भी उत्सुकता के साथ कुछ फुसफुसा रहा था और उनके हाथ में कोई चंदा इकट्ठा करने वाली टोकरी भी नहीं थी। एक बड़ा सा डोनट बैग में लिए लौटते वक्त कुछ बातें उनके कानों तक पहुंची। पॉटर्स। हाँ, सही कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनने में आया था। हाँ, और उनका बेटा हैरी। मिस्टर ड्रेजली का दिल थम सा गया। वो पीछे मुड़कर कुछ बोल नहीं वाले थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। वो दौड़े भागे रोड पार किए ऑफिस तक पहुंचे। अपनी सेक्रेटरी को डिस्टर्ब करने से मना किया और अपने घर का नंबर डायल करने ही वाले थे कि उन्होंने अपना मन बदल लिया। रिसीवर को नीचे रखकर अपने मूंछों को ताव देते हुए ये सोचने लगे कि वो बेकार में ही इतना चिंता कर रहे थे। पॉटर्स तो बहुत ही आम नाम था और कई पॉटर्स होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और उन्हें पक्का पता भी नहीं था कि उनके भतीजे का नाम हैरी था भी या नहीं। वो उस बच्चे से कभी मिले भी नहीं थे। उसका नाम शायद हरवे था या शायद हरोल्ड। बेकार में मिसेस ड्रेजली को क्यों परेशान करना। अपनी बहन का जिक्र होते ही वो चिड़चिड़ी हो जाती थी। वो कभी उन्हें इस बात का दोष नहीं देते थे। शायद वो भी ऐसा ही करते अगर उनकी ऐसी कोई बहन होती तो, उन चोगे पहने लोगों जैसे। उस शाम उन्हें काम करने में काफी दिक्कतें आ रही थी और जब वो 5 बजे बिल्डिंग से निकले, इतनी चिंता में डूबे हुए थे कि सीधे जाकर दरवाजे के सामने खड़े आदमी से टकरा गए। माफ कीजिएगा सर। वो होश में आ गए। एक छोटे से बूढ़े आदमी उनके उस धक्के से लगभग गिर ही गए थे, पर फिर मिस्टर ड्रेजली को नजर आया इन्होंने भी एक बैंगनी रंग का चोगा पहन रखा था। वो आदमी इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं था कि वो बस गिरने ही वाला था, बल्कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक अजीब सी आवाज में कहने लगे, कोई बात नहीं दोस्त, आज मुझे किसी बात की परेशानी नहीं हो सकती। आखिरकार आप जानते हैं कौन आज गायब हो गया। आज तो आप जैसे मगल्स को भी इस शुभ शुभ दिन के लिए खुशियां मनाना चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक प्यार भरी झपकी दी और चले गए। मिस्टर डर्जली वहां खड़े के खड़े रह गए। एक अनजान आदमी ने उन्हें झपकी दी और उन्हें मगल्स भी बुलाया। चाहे उसका मतलब जो भी हो, वो दंग रह गए। वो जल्दी से अपनी कार में बैठे और घर के लिए निकल गए, ये सोचकर कि वो सब उनका वहम था, जबकि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। क्योंकि आज से पहले मिस्टर ड्रेजली को कल्पना से भी परहेज था। जैसे ही वो अपने घर की गली में आए, एक चीज उन्हें नजर आई। वो उनके लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वो थी वही सुबह की बिल्ली, उनके बगीचे के दीवार पर बैठी हुई। ये वही बिल्ली थी, क्योंकि इसके आंखों के नीचे भी वही दाग था। शू कहकर मिस्टर ड्रेजली ने उसे भगाने की कोशिश की, पर वो नहीं हटी। वो बस उन्हें गौर से देखती रही। क्या आम बिल्लियां ऐसे ही बर्ताव करती है? शायद। अपने आप को संभालते हुए मिस्टर ड्रेजली घर के अंदर चले गए। अभी भी डटे हुए थे इस बात पर कि वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे। मिसेस ड्रेजली का दिन बहुत ही सुहाना था आज। उन्होंने डिनर के वक्त उनके पड़ोसियों की उनकी बेटी के साथ समस्याओं के बारे में मिस्टर ड्रेजली को बताया और बताया
कैसे डडली ने एक नया शब्द सीखा। नहीं। मिस्टर डर्जली अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जब डडली सो गया, वो लिविंग रूम में चले आए, शाम के कुछ आखिरी खबरों पर नजर डालने के लिए। और आखिर में देश भर के बर्ड वॉचर्स से हमें पता चला है आज के उल्लुओं के अजीब बर्ताव के बारे में। जहां उल्लू आमतौर पर रात में ही निकलते हैं और शायद ही कभी दिन में दिखते हैं, वहां आज सुबह से हजारों की तादाद में ये पक्षी उड़ते दिखे हर तरफ। हमारे एक्सपर्ट्स भी इसे समझने में नाकाम रहे कि अचानक इन पक्षियों ने अपने सोने का वक्त क्यों बदला। रिपोर्टर थोड़ा मुस्कुराए। काफी रहस्यमय है ये। अब चलते हैं मौसम विभाग की तरफ, जिम मैकगॉफिन के साथ। तो जिम, आज रात कुछ और उल्लुओं की बारिश देख सकते हैं हम? शुक्रिया टेड, जिम ने कहा। उल्लुओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। केंट, यॉर्कशायर और डंडी जैसे हमारे दूर के व्यूअर्स से भी हमें लगातार कॉल आ रहे हैं, क्योंकि कल हमने जो बारिश होने का दावा किया था, वहां उन्हें टूटते तारे दिखे। शायद आज रात वहां कुछ लोग बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, ये अगले हफ्ते से पहले मुमकिन नहीं है। लेकिन आज रात बारिश जरूर होगी। मिस्टर डर्जली कुर्सी पर बैठे बैठे सहम से गए। देश भर में टूटते तारे, दिन में उल्लुओं का उड़ना, अजीब से चोगा पहने लोग चारों ओर, और पॉटर्स के बारे में एक अफवाह। मिसेस डर्जली 2 कप चाय लेकर लिविंग रूम में आई। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब उन्हें पूछने के अलावा कोई और चारा नहीं था। घबराए हुए मिस्टर डर्जली ने पूछा, मेरी प्यारी पट्यूनिया, आजकल तुम्हारे बहन के क्या हालचाल है? और वही हुआ जो होना था। मिसेस डर्जली हैरान और दंग रह गई। आज तक वो यही मान के चलते थे कि उनकी कोई बहन है ही नहीं। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों। ये अजीब सी खबरें देखी तुमने? उल्लू, टूटते तारे और अजीब से लोग सड़कों पे। हाँ तो मुझे लगता है कि शायद शायद वो तुम्हारे बहन के लोग हो सकते हैं। मिसेस डर्जली ने चाय की चुस्की ली। मिस्टर डर्जली ने अब पॉटर्स का जिक्र ना करना ही बेहतर समझा। उसके बदले उन्होंने पूछा, उनका बेटा, वो शायद हमारे डडली के उम्र का ही होगा, है ना? शायद। नाम क्या था उस बच्चे का? हॉवर्ड था क्या? हैरी। अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ही बेकार, घटिया और आम सा नाम है। हाँ बिल्कुल। मिस्टर डर्जली ने कहा घबराए हुए दिल के साथ। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा और ऊपर सोने चले गए। जब मिसेस डर्जली बाथरूम गई, मिस्टर डर्जली ने बेडरूम की खिड़की की तरफ झुककर सामने के बगीचे को देखा। वो बिल्ली अभी भी वहां बैठी हुई थी, प्रिवेट ड्राइव पर नजर गड़ाए ऐसे बैठी थी कि मानो किसी का इंतजार कर रही हो। क्या ये सब उनका वहम था? क्या इन सब चीजों से पॉटर्स का कोई लेना देना है भी? और अगर है और ये बात किसी के सामने आ गई, ओह, ये उनसे और अब सहन नहीं होगा। डर्जली सोने चले गए। मिसेस डर्जली को नींद जल्दी आ गई, पर मिस्टर डर्जली कुछ देर तक जगे रहे। सोने से पहले उन्होंने अपने आप को यही दिलासा दिया कि अगर ये सब पॉटर्स के बारे में था भी, पॉटर्स कभी यहां नहीं आना चाहेंगे। पॉटर्स को अच्छी तरह पता था कि वो और पट्यूनिया उनके और उन जैसों के बारे में क्या सोच रखते हैं। जो कुछ भी हो रहा था, इससे उन्हें और पट्यूनिया को कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। ये सोचकर उन्होंने उबासी ली और करवट बदल कर सो गए। कितने गलत थे वो। मिस्टर डर्जली सोने की कोशिश कर रहे थे, पर बाहर दीवार पर बैठी बिल्ली सोने का नाम नहीं ले रही थी। वो मूर्ति की तरह बिना पलक झपकाए बैठी रही, प्रिवेट ड्राइव की गली की तरफ देखते हुए। ना ही अगली सड़क पर गाड़ी के अचानक दरवाजा खोलने की आवाज से, ना ही सिर के ऊपर से उल्लुओं के फड़फड़ाने से ये बिल्ली हिली भी नहीं। आधी रात तक ये बिल्ली ऐसे ही बैठी रही। एक आदमी अचानक नजर आया कोने में, इतनी तेजी से बिना किसी आवाज के सामने आए कि मानो जमीन के अंदर से फुदक के निकल आए हो। बिल्ली ने पूंछ हिलाई और आंखें छोटी करके देखने लगी। ये आदमी आम प्रिवेट ड्राइव के लोगों से बिल्कुल अलग थे। वो बहुत ही लंबे, पतले से बूढ़े आदमी थे। उनके चांदी जैसे सफेद लंबे बाल और दाढ़ी से उनकी उम्र का पता चलता था। उनके बाल और दाढ़ी इतने लंबे थे कि बेल्ट से उन्हें संभालना पड़ा था। उन्होंने एक लंबी सी पोशाक पहन रखी थी और एक बैंगनी रंग का चोगा पहना था।
जो जमीन पर बह रहा था। उन्होंने हाई हील्स वाले अजीब से जूते पहन रखे थे। उनकी चमचमाती हल्की नीली आंखें उनके हाफ मून ग्लासेस से दिख रही थी और उनकी नाक काफी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे कि एक आध बार तोड़ी गई हो। इनका नाम था एल्बस डंबलडोर। एल्बस डंबलडोर को यह महसूस नहीं हुआ था कि वो एक ऐसी गली में आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक हर चीज को नापसंद किया जाने वाला था। वो अपने कपड़ों में कुछ ढूंढ रहे थे और उन्हें शायद पता था कि कोई उन पर नजर रख रही है, क्योंकि अचानक उन्होंने उस बिल्ली की तरफ देखा जो गली की दूसरी छोर से नजर रख रही थी उन पर। बिल्ली को देखकर शायद उन्हें खुशी हुई। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, मुझे पता होना चाहिए था। जो चीज वो ढूंढ रहे थे वो अब उन्हें मिल चुकी थी। देखने में वो एक चांदी के सिगरेट लाइटर जैसी दिख रही थी। उसे खोलकर उन्होंने हवा में उसे दबाया और सबसे करीब जो स्ट्रीट लैंप था वो बुझ गया। एक बार और दबाने पर दूसरा लैंप बुझ गया। 12 बार ऐसा करते हुए गली में इतना अंधेरा छा गया कि अब बस उस बिल्ली की आंखें दिख रही थी। अब अगर कोई खिड़की से बाहर झांके, चाहे वो नींद से अभी अभी उठी मिसेस डर्जली ही क्यों ना हो, उन्हें सड़क पे हुए किसी बात का कुछ पता नहीं चलने वाला। डंबलडोर ने अपना यंत्र अपने जेब में डाल लिया और नंबर 4 की घर के पास उस बिल्ली के पास दीवार पर आकर बैठ गए। उन्होंने उस बिल्ली की तरफ देखा नहीं, पर कुछ देर बाद कहा, यहाँ आपको देखकर खुशी हुई, प्रोफेसर मैकगोनागल। वो बिल्ली की तरफ मुड़े, पर अब वहां कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक गंभीर दिखने वाली औरत बैठी हुई थी, जिनकी तरफ देखकर डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों पर चौकोन सा चश्मा था, ठीक जहां उस बिल्ली की आंखों पर दाग था। उनके सिर पे उनके काले बालों का एक जूड़ा बंधा हुआ था। आपको कैसे पता चला कि वो मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माननीय प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना अकड़ के बैठते नहीं देखा। आपका भी यही हाल होता अगर आप पूरे दिन इस दीवार पर बैठे रहते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। पूरे दिन? जहां आपको आज उत्सव मनाना चाहिए, आप यहाँ बैठी रही। मैं तो यहाँ आते वक्त भी कई निमंत्रण और उत्सव मनाते हुए आया। प्रोफेसर मैकगोनागल काफी नाराज दिख रही थी। हाँ, मैंने देखा उनका उत्सव मनाना, उतावले होकर कहा उन्होंने। आपको शायद लगता होगा कि वो थोड़ा सावधानी के साथ ये सब कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, आप मगल्स को भी ये शक हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उनके न्यूज चैनल्स में भी इस बात पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने फिर डर्जलीज के अंधेरे लिविंग रूम की तरफ देखा। ये सब उल्लुओं का झुंड, टूटते तारे, मगल्स पुत्थु नहीं है। जाहिर सी बात है, वो तो गौर करेंगे ही। केंट के टूटते तारे, मुझे पूरा यकीन है वो टडल्स टिगली होंगे। वो ऐसे बेवकूफी भरे काम करते ही रहते हैं। आप उन्हें दोष नहीं दे सकती। हम पूरे 11 साल बाद ऐसी खुशियां मना रहे हैं। डंबलडोर ने धीरे से कहा। मुझे पता है, नाराजगी के साथ प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपना दिमागी संतुलन ही खो दे। दिन के उजाले में बेपरवाह होकर हमारे लोग घूम रहे थे, वो भी बिना मगल्स जैसे कपड़े पहने, बस अफवाहें उड़ाए जा रहे थे। उन्होंने डंबलडोर की तरफ निगाह डाली, ये सोचकर कि डंबलडोर शायद उन्हें कुछ बताने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो प्रोफेसर मैकगोनागल फिर शुरू हो गई। क्या यह सही होगा डंबलडोर कि जिस शुभ दिन पर हमें आप जानते हैं किससे मुक्ति मिली, उस दिन मगल्स को हमारे बारे में पता चल जाए? हमें हमें सच में उससे मुक्ति मिली है ना डंबलडोर? लगता तो ऐसा ही है। हमें आज बहुत सी बातों के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप एक लेमन ड्रॉप लेना चाहेंगी? क्या? लेमन ड्रॉप, ये मगल्स की बनाई एक बेहतरीन मिठाई है जो मुझे बेहद पसंद है। जी नहीं, शुक्रिया, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। इस वक्त उन्हें लेमन ड्रॉप्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। डंबलडोर, क्या आपको लगता है कि आप जानते हैं कौन? पर डंबलडोर ने उन्हें रोक दिया। माननीय प्रोफेसर, क्या आप जैसे समझदार लोग भी उसे उसके सही नाम से नहीं बुलाते?
ओह ये बकवास सा आप जानते हैं कौन। पिछले 11 सालों से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि उसे उसके असली नाम से बुलाए, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनिगल चौंक गई, लेकिन अपने लेमन ड्रॉप्स को अलग करने में मशगूल प्रोफेसर डम्बलडोर ने कहा, ये आप जानते हैं कौन शब्द मुझे बड़ा परेशान करता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसका नाम वोल्डेमॉर्ट को इस्तेमाल करने से लोग डरते क्यों हैं। हाँ, आपको तो किसी बात का डर नहीं। प्रोफेसर मैगोनिगल ने एक ही वक्त में हताश होकर और उनकी तारीफ में कहा, लेकिन आप अलग है। सभी को पता है कि आप जानते हैं कौन। अच्छा अच्छा, ठीक है, वोल्डेमॉर्ट सिर्फ आपसे डरता था। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है प्रोफेसर। वोल्डेमॉर्ट के पास कई ऐसी ताकतें थी जो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो बस इसलिए क्योंकि क्योंकि आप उन बुरी शक्तियों को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अच्छा हुआ कि अभी अंधेरा है, वरना मैडम पॉम्फ्री के मेरे कानपट्टियों के बारे में तारीफ के बाद से मेरे गाल इतने लाल कभी नहीं हुए। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी तेज नजरों से फिर से उन्हें घूरा। ये उल्लुओं का उड़ना तो कुछ भी नहीं उन अफवाहों के सामने। आपको पता है कि वो क्या कह रहे थे? किस किस चीज से वो गायब हुआ? आखिर किस चीज ने उसे रोका? अब प्रोफेसर मैगोनिगल मुद्दे की बात तक पहुंच चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने अब तक बिल्ली बने उस ठंडे सख्त दीवार पर इंतजार किया था। यह साफ जाहिर था कि जब तक वो डंबलडोर से ये सब सुन ना लेती, वो किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करने वाली थी। लेकिन डंबलडोर ने इस बात का जवाब ना देते हुए अपने लिए दूसरा लेमन ड्रॉप ढूंढने लगे। वो कह रहे थे कि उस रात वोल्डेमॉर्ट गॉडरिक हॉलो में देखा गया था। वो पॉटर्स के पीछे गया था। वो ये भी कह रहे थे कि लिली और जेम्स वो वो मर चुके हैं। डंबलडोर का सिर अब झुक गया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने लंबी सांस भरी। लिली और जेम्स, ओह यकीन नहीं होता। ओह एल्बस, कांपती हुई आवाज में प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा, और इतना ही नहीं, वो कह रहे थे कि उस हैवान ने पॉटर्स के बच्चे हैरी को भी मारने की कोशिश की, पर वो नहीं मार पाया। वो इस बच्चे को नहीं मार पाया। किसी को नहीं पता क्यों और कैसे, पर जब उसने हैरी पर वार करने की कोशिश की, उसकी शक्तियां खत्म हो गई और वो गायब हो गया। क्या क्या ये सच है डंबलडोर? प्रोफेसर मैगोनिगल ने पूछा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतने लोगों को मारने के बाद भी वो एक बच्चे से हार गया? यकीन नहीं होता। पर आखिर हैरी उसके वार से बचा कैसे? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, शायद कभी पता चल जाए। प्रोफेसर मैगोनिगल ने एक रुमाल निकाली और अपने आंसू पोंछने लगी। डंबलडोर ने अपनी सुनहरी घड़ी को देखते हुए एक राहत भरी सांस ली। वो घड़ी काफी पुरानी थी। उसमें 12 कांटे थे, पर कोई नंबर नहीं था। नंबर की बजाय कई ग्रह किनारे पर घूम रहे थे। डंबलडोर के लिए शायद इसे समझना आसान था, क्योंकि उन्होंने उसे जेब में रखते हुए कहा, हैग्रिड बहुत वक्त लगा रहा है। मुझे लगा उसने मुझे यही आने के लिए कहा था। हाँ बिल्कुल, और मुझे तो आप यहां आने की वजह बताने से रहे। मैं यहाँ हैरी को उसके अंकल और आंट के पास सौंपने आया हूँ। यही उसका अब एक लौता परिवार है। ओह प्रोफेसर, आप ये तो नहीं कह रहे कि वो बच्चा यहां रहेगा? प्रोफेसर मैगोनिगल रो पड़ी। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन पर पूरे दिन नजर रखे बैठी हुई थी। क्या हमारे जैसे किसी को ये काम सौंप नहीं सकते आप? इन लोगों का जो बेटा है वो आज पूरे रास्ते अपनी मां को मिठाई के लिए लात मारते हुए गया। हैरी पॉटर रहेगा यहां? हाँ, और यही उसके लिए सही होगा। डंबलडोर ने अपनी पूरी विश्वास के साथ कहा। उसके अंकल और आंट वक्त आने पर उसे सब कुछ समझा पाएंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख रखी है। बस एक चिट्ठी? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सारी बातें आप एक चिट्ठी के जरिए उन्हें समझा पाएंगे?
वो मशहूर होगा, उस पर कहानियां लिखी जाएंगी। हो सकता है आगे जाकर आज का दिन हैरी पॉटर के नाम से जाना जाए। किताबें लिखी जाएंगी हैरी के ऊपर। हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को पता होगा हैरी पॉटर का नाम। बिल्कुल सही कहा आपने। डंबलडोर काफी गंभीर दिख रहे थे इस बात पर। चलने बोलने से पहले ही मशहूर। मशहूर बिना इस बात को जाने कि उसने ऐसा किया क्या था। ये बातें इस बच्चे को शोहरत के नशे में धकेलने के लिए काफी होगा। अब बताइए, क्या आप समझ रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ ज्यादा अच्छी परवरिश क्यों पाएगा? इन सब चीजों से दूर, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता इन बातों को समझने के लिए। प्रोफेसर मैगोनिगल हैरान रह गई। उन्होंने अपना मन बदल लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उस बच्चे को यहाँ ला कौन रहा है? उन्होंने डंबलडोर की पोशाक की तरफ देखा। शायद उन्होंने हैरी को छुपा लिया था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको ऐसे जरूरी कामों के लिए हैग्रिड सही लगता है? हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ प्रोफेसर। मैं ये नहीं कह रही कि हैग्रिड दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने साफ कहा। पर प्रोफेसर डंबलडोर, आप ये नहीं कह सकते कि वो लापरवाह नहीं है। वो क्या था? एक हल्की गुड़गुड़ाती आवाज ने उनके चारों ओर की चुप्पी को तोड़ दिया था, और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ता चला गया। वो आवाज गर्जन में बदल गया और एक मोटरसाइकिल आसमान से उनके सामने आ गिरा। चाहे वो मोटरसाइकिल कितना भी बड़ा हो, वो उसे चलाने वाले के लिए बहुत ही छोटा था। वो आदमी आम लोगों से दुगना लंबा और 5 गुना चौड़ा था। वो आदमी हद से बड़ा था और जंगली दिखता था। घने झाड़ जैसे दाढ़ी और बालों के पीछे से उनका चेहरा दिख रहा था। कचरे के डब्बे के ढक्कन से भी बड़ा उनका हाथ था, और लंबे चमड़े के जूतों में उनका पैर छोटे डॉल्फिन जैसा दिख रहा था। उनके विशाल बलशाली हाथों में वो एक कंबल की पोटली पकड़े हुए थे। हैग्रिड, एक चैन की सांस के साथ डंबलडोर ने कहा, आखिर आ ही गए तुम। और ये मोटरसाइकिल तुम्हें कहाँ से मिला? उधार लिया प्रोफेसर डम्बलडोर सर। सीरियस ब्लैक ने मुझे उधार दिया है। मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए उस दानव ने कहा। मैं बच्चे को ले आया सर। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो पूरा बर्बाद हो चुका था, पर मैं बच्चे को मगल्स के भीड़ से पहले ही निकाल लाया। ब्रिस्टल के ऊपर से उड़ते हुए ही वो सो गया था। डंबलडोर और प्रोफेसर मैगोनिगल ने झुककर कंबल की पोटली की तरफ नजर डाली। अंदर एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। घने काले बालों के बीच उसके माथे पर एक बिजली कड़कने का निशान था। क्या ये निशान? धीमे से प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। तो डंबलडोर ने जवाब दिया, हाँ, ये निशान जिंदगी भर रहेगा इस बच्चे के साथ। क्या हम इसका कुछ कर नहीं सकते प्रोफेसर? अगर हम कुछ कर भी सकते तो भी मैं ना करना ही बेहतर समझूंगा। ऐसे निशान कभी कभी बहुत काम भी आ जाते हैं। एक निशान मेरे बाएं घुटने के ऊपर भी है, जो कि लंदन के खुफिया रास्तों का बेहतरीन नक्शा है। उसे यहाँ लाओ हैग्रिड, हमें ये काम जल्द से जल्द पूरा करना है। डंबलडोर ने हैरी को गोद में लिया और डर्सलीज के घर की तरफ मुड़ गए। क्या क्या मैं हैरी को एक गुड बाय कह सकता हूँ सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना झाड़ वाला सिर झुकाया और हैरी को एक कांटेदार प्यार भरा किस किया। तुम मगल्स को जगा दोगे। माफ कीजिएगा सर, पर मुझसे और ये सहन नहीं होता। लिली और जेम्स मर गए और बेचारा हैरी मगल्स के साथ रहने वाला है। अपने बड़े से पुराने रुमाल में मुंह डाले आंसू पोंछते हुए हैग्रिड ने कहा, हाँ हाँ, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन अपने आप को संभाल लो हैग्रिड, नहीं तो लोग हमें देख लेंगे। प्रोफेसर मैगोनिगल हैग्रिड को दिलासा देने लगी जब डंबलडोर गार्डन पार करके दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक चिट्ठी निकाली और हैरी के कंबल के अंदर डाल दिया। फिर वो लौट आए और पूरे 1 मिनट तक वो तीनों वहां खड़े रहे, उस पोटली को घूरते हुए। हैग्रिड फिर से रोने ही वाला था
कि प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी गुस्सैल आंखों से उन्हें रोक लिया। डम्बलडोर की आंखों में जो टिमटिमाती रोशनी हमेशा रहती है, वो आज गायब थी। तो यहाँ हमारा काम खत्म होता है। अब हमें भी जाना चाहिए और जश्न में शामिल होना चाहिए। हाँ, हैग्रिड भारी आवाज में कह उठा। मुझे भी यह मोटरसाइकिल वापस देने के लिए जाना है। गुड नाइट, प्रोफेसर मैगोनिगल, प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते आंसू जैकेट से पोंछते हुए हैग्रिड ने मोटरसाइकिल पे बैठकर इंजन स्टार्ट किया। वही गर्जन की आवाज फिर से आई और वो ऊपर उड़ते उड़ते रात के अंधेरे में गायब हो गया। आशा है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, प्रोफेसर मैगोनिगल। डम्बलडोर ने उनकी तरफ देखकर कहा। जवाब देते हुए प्रोफेसर मैगोनिगल ने जोर से अपनी नाक साफ की। डम्बलडोर मुड़कर अपने रास्ते चलने लगे। गली के कोने में जाकर वो फिर रुक गए। अपने पोशाक से फिर से अपने यंत्र को निकाला और उसे खोलते ही 12 रोशनी के गोले अपनी जगह अपने अपने लैंप पोस्ट में लौट गए। एक पल के लिए उस तेज रोशनी से पूरा स्ट्रीट नारंगी रोशनी में नहा गया, जिससे एक भूरी बिल्ली सड़क के दूसरी ओर टहलती हुई दिखी। उन्हें अब बस नंबर 4 के सीढ़ियों पर रखी कंबल की पोटली दिख रही थी। गुड लक हैरी, वो आहिस्ते से बोले और अपने चोगे को झटकते ही गायब हो गए। एक हल्का हवा का झोंका आकर प्रिवेट ड्राइव के पौधों को हिला गया, जो अब तक नीले आसमान के नीचे शांत पड़ा था। वो जगह, वो आखिरी जगह जहां शायद ही आप किसी आश्चर्यजनक चीजों के होने की उम्मीद कर सकते हैं। हैरी पॉटर ने अपने कंबल के अंदर सोते हुए करवट बदली। एक छोटा सा हाथ चिट्ठी को पकड़े वो सोता रहा। इन बातों से अनजान कि वो खास था, वो मशहूर था, और अनजान इस बात से भी कि वो कुछ ही घंटों में उठने वाला था मिसेस डर्जली के चिल्लाने की आवाज से, जो दूध की खाली बोतलें दरवाजे के बाहर रखने के लिए आई थी। ना ही उसे ये पता था कि वो अगले कई हफ्ते अपने कजन डडली के छेड़खानी के साथ गुजारने वाला था, और अनजान इस बात से कि उसी वक्त देश भर के लोग छुपते छुपाए मिल रहे थे और अपने हाथ में ग्लास लिए दबी आवाज के साथ कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, द बॉय हु लिव्ड।